हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन और विकास। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में आज हम भूमि संसाधन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें हम भूमि उपयोग, भारत में भूमि के प्रारूप और भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारण हैं, किस तरीके से हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं भूमि संसाधन किसे कहते हैं। तो धरातल का वो ऊपरी भाग जिस पे हम खेती करते हैं, जहाँ पे हम मकान बनाते हैं, जो हमारे जीवन को एक आधार प्रदान करती है, वो हमारे लिए भूमि संसाधन है। भूमि जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति विभिन्न तरीके से करती है, आवास के रूप में, आवास बनाने के लिए स्पेस देने के रूप में हो, या कृषि करने के लिए जो अनाज उत्पादन करते हैं उसके रूप में हो, या जो भी चीज़ें हम करते हैं वो भूमि पे ही करते हैं। तो हमारी सभी आवश्यकता की पूर्ति इसी भूमि पे होती है, इसीलिए भूमि को हम संसाधन कहते हैं, भूमि संसाधन। अब चूँकि ये भूमि सीमित है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए हमें इसका सही तरीके से उपयोग करना होगा, योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं आगे का टॉपिक हमारा इसी से संबंधित है, लैंड यूज़, यानी कि भूमि उपयोग। किस तरीके से हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं और कैसे होना चाहिए, इसके लिए हम पढ़ेंगे भूमि उपयोग। तो सबसे पहले देखते हैं लैंड यूज़ कहते किसे हैं। तो भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो उपयोग किया जाता है उसी को भूमि उपयोग या लैंड यूज़ कहते हैं। लैंड का डिफरेंट जो उद्देश्य हैं हमारे, उनके लिए यूज़ करना ही लैंड यूज़ कहलाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से उद्देश्य के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। तो जो एक सरकारी, जो राष्ट्रीय स्तर पे भूमि उपयोग का जो कैटेगराइजेशन किया गया है, उसमें जो कैटेगरीज़ हैं, उसमें पहली कैटेगरी है वन, फॉरेस्ट। वनों के अंतर्गत हम भूमि का जो उपयोग करते हैं, यानी कि कुल भूमि का कितना प्रतिशत हम वनों के अंतर्गत भारत में पाया जाता है, या किसी भी देश के कुल क्षेत्रफल पे भूमि जितनी है उस पे कितने परसेंट वन पाया जाता है, इसको हम कहते हैं वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल। उसके अलावा हम कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी ऐसी भूमि जो कृषि के लिए अनुपलब्ध है, यानी कि उपलब्ध नहीं है, उपजाऊ नहीं है, बेकार है, या वो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे बंजर भूमि है। अब इसमें दो कैटेगरी हो गई। बंजर भूमि यानी कि ऐसी भूमि जो बंजर है, जो खेती लायक नहीं है, यानी कि वो अनुपजाऊ हो चुकी है। दूसरा है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे सड़कें, इमारतें, उद्योग आदि। यानी कि ऐसी भूमि जो उपजाऊ तो थी, लेकिन उस पे सड़क बन गई, इमारतें बन गई, या इंडस्ट्री स्थापित हो गई, या कोई स्कूल बन गया, कॉलेज बन गया, हॉस्पिटल बन गया, इस वजह से वो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके अतिरिक्त देखते हैं हम तीसरी कैटेगरी है परती भूमि। परती भूमि यानी ऐसी भूमि जिसको कुछ समय के लिए स्वतः उपजाऊ होने के लिए हम छोड़ देते हैं, यानी कि कृषि करते करते जब भूमि का उपजाऊपन ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तब भूमि को सेल्फ फर्टाइल होने के लिए, यानी कि खुद से प्रकृति खुद से रिन्यू करती है, खुद से उपजाऊपन उसमें समावेशित कर देती है, ले आ देती है। तो खुद से जब भूमि को उपजाऊ होने के लिए हम छोड़ देते हैं कुछ साल के लिए, तो उसको कहते हैं परती भूमि, फैलो लैंड। अब इसमें भी दो कैटेगरी होती है। एक होता है वर्तमान परती, यानी ऐसी भूमि जिसको केवल एक साल के लिए छोड़ा गया है, यानी जिस भूमि पे पिछले एक साल से खेती नहीं की जा रही हो, ऐसी भूमि को वर्तमान परती कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी भूमि होती है वो इतनी ज़्यादा अनुपजाऊ हो जाती है कि वो एक साल में रीन्यू नहीं हो पाती है, यानी कि उसको रीन्यू होने के लिए, उसको फिर से फर्टाइल होने के लिए, खुद से फर्टाइल होने के लिए एक साल से ज़्यादा का समय लगता है। तो जब एक साल से ज़्यादा का समय लगे और 5 साल में वो खुद को रिकवर कर ले, तो ऐसी भूमि को कहते हैं पुरातन परती। यानी कि जब भूमि का उपजाऊपन इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है कि वो 5 साल उसको लग जाते हैं, 5 साल या 4 साल या 3 साल, तो ऐसी भूमि को हम कहते हैं पुरातन परती।
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है परती के अतिरिक्त अन्य कृषि के अयोग्य भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो परती भूमि नहीं है, यानी कि जिसको हम उपजाऊ होने के लिए हमने नहीं छोड़ा है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो ऐसी भूमि जो कृषि के लायक नहीं है, कृषि के योग्य नहीं है। अब उसमें आता है स्थायी चारागाह, यानी कि पशुओं को चराने के लिए जो चारागाहों का निर्माण किया जाता है, तो वो भूमि इसके अंतर्गत आती है। तो इसकी एक कैटेगरी हो गई स्थायी चारागाह। दूसरी है उपवन के अधीन भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जिसमें फूलों के उपवन हो, यानी कि बाग बगीचे हों या फूलों के जो पार्क वगैरह बनाए जाते हैं, पार्क के अंतर्गत जितनी भूमि लगाई जाती है उसको उपवन के अधीन भूमि के अंतर्गत रखते हैं, उस पर भी हम कृषि नहीं कर सकते हैं। तीसरी है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 साल से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, यानी कि ऐसी भूमि जो कृषि के योग्य तो है लेकिन वो इतनी ज़्यादा अनुपजाऊ हो गई है कि उसको 5 साल से ज़्यादा लग जा रहा है उसको फिर से रिन्यू होने में, उपजाऊ बनने में। यानी कि जब भूमि बहुत थोड़ा उसका उपजाऊपन, उर्वरा शक्ति ख़त्म हुई रहती है तो 1 साल के लिए छोड़ देते हैं, उतने में प्रकृति उसको अपने आप रिन्यू कर देती है, उसकी उर्वरा शक्ति वापस आ जाती है, फर्टाइल हो जाती है। जब थोड़ा सा ज़्यादा उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है, उर्वरा शक्ति उसकी ख़त्म होती है, तब उसको 1 से 5 साल तक के लिए छोड़ा जाता है और वो उतने समय में अपने आप को रिन्यू कर लेती है, उसकी उर्वरा शक्ति वापस आ जाती है, तब उसको हम कहते हैं पुरातन परती। लेकिन जब उपजाऊपन या उसकी उर्वरा शक्ति या उसका जो फर्टाइल जो लेवल है वो जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लेकिन इतनी उम्मीद रहती है कि अगर हम 5 साल या 10 साल तक छोड़ दें उसको तो वो फिर से रिन्यू हो जाएगी, खुद को स्वतः फर्टाइल कर लेगी प्रकृति उसको। तो ऐसी भूमि जो 5 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ दी गई है, जिस पे कृषि नहीं की जा रही है, ऐसी भूमि को हम कहते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा क्षीण हो गई है। तो कृषि के योग्य तो है लेकिन अभी वो बंजर पड़ी हुई है, यानी 5 साल से ज़्यादा के लिए हम उस पर खेती नहीं करते हैं। तो इस तरीके से परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि के अयोग्य भूमि का ये 3 कैटेगरी हुआ। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं बोया गया क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जिस पे अनाज बोया जाता है, जिस पे हम खेती करते हैं, ऐसे क्षेत्र को बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो भारत जैसे देश में बोए गए क्षेत्रफल में जो क्षेत्रफल है भूमि का वो सबसे ज़्यादा है। अब इसमें दो कैटेगरी आती है। एक को कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र, नेट सोन एरिया, यानी ऐसी भूमि जिस पर एक कृषि वर्ष में हम खेती करते हैं मुख्य रूप से, ऐसी भूमि का जो वास्तविक माप होता है, वास्तविक क्षेत्रफल होता है, एक्चुअल एरिया, उसको हम कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। जैसे यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया कि एक एरिया है, ये एक कृषि योग्य भूमि मान लिया हम, बोए गए क्षेत्र है जिस पे हम खेती कर रहे हैं। अब उस पे चाहे जिस चीज़ की भी खेती कर रहे हैं, लेकिन एक कृषि वर्ष में इस पूरे क्षेत्र पे हम खेती कर रहे हैं, तो उसका जो एक्चुअल एरिया होगा यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर, वही उसका शुद्ध बोया गया क्षेत्र होगा। यानी जिस भूमि पर हम खेती कर रहे हैं उसका वास्तविक क्षेत्रफल कितना है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा है सकल बोया गया क्षेत्र या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी उस शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल पे हम एक कृषि वर्ष में कितनी बार फसलें बो रहे हैं उसका पूरा टोटल। यानी एक पिक्चर के माध्यम से हम यहाँ समझ सकते हैं, वही 1 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उस पे हम एक कृषि वर्ष में एक बार हमने धान बो दिया, उसके बाद से जैसे ही खरीफ का सीज़न ख़त्म हुआ और रबी का सीज़न आया हमने उस पे गेहूँ बो दिया, दूसरी बार हमने उस पे गेहूँ बो दिया। तो एक बार ये धान का जो एरिया है उसको हमने रखा, फिर गेहूं का एरिया हमने उसमें टोटल कर दिया। अब जैसे ही रबी की फसल गई उसके बाद से जायद की फसल आती है, तो हमने माना कि आधे भूमि पे यानी कि पूरी भूमि का केवल आधे पे हमने सब्जी बो दिया। तो जब आधे पे सब्जी बोए तो क्षेत्रफल उस आधा रखे यानी कि 0.5 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे धान का एरिया
ये गेहूँ वाला एरिया हो गया और ये सब्जी वाला एरिया। जब हम इन तीनों को टोटल कर देते हैं तो जो एरिया आता है उसको कहते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया, सकल बोया गया क्षेत्र। यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र उस खेत का एक्चुअल एरिया होगा, जबकि सकल बोया गया क्षेत्र एक कृषि वर्ष में वो खेत कितनी बार बोया जा रहा है उतना क्षेत्रफल हम ऐड करते जाएंगे, वही हमारा हो जाता है सकल बोया गया क्षेत्र। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र का अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि सकल बोया गया क्षेत्र यानी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हमेशा अधिक होता है और नेट सोन एरिया हमेशा कम होता है। इसके बाद हम देखते हैं भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप कैसा है, भारत में लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है। तो लैंड यूज़ पैटर्न देखने से पहले हम देखते हैं कि भारत में भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहले आता है भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर, जिसमें पहला है भू आकृति। अब भू आकृति के अनुसार भी भूमि उपयोग का प्रारूप बदल जाता है। जैसे भू आकृति अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ बोए गए क्षेत्रफल यानी कि कृषि का क्षेत्रफल कम होगा, और जो कृषि के अयोग्य भूमि है या जिस पे खेती नहीं की जा रही है ऐसी भूमि या वनों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम मैदानी क्षेत्र में आते हैं तो देखते हैं वहाँ पे जो बोया गया क्षेत्र है वहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसके अंतर्गत, जबकि वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कम होगा। वैसे ही हम पठारी क्षेत्र में अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी जो भूमि उपयोग का प्रतिरूप है वो बिल्कुल अलग होगा मैदानी क्षेत्र से। तो इस तरीके से जो भू आकृतियाँ हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, वो भूमि उपयोग का जो एक पैटर्न है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा है जलवायु, जहाँ भी बहुत अधिक गर्मी वाला जलवायु है यानी कि तापमान बहुत अधिक है, वर्षा बहुत अधिक हो रही है, ऐसे क्षेत्रफल में, ऐसे एरिया में जो वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वैसे ही अगर हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र देखें, अगर हम टेम्परेट रीजन देखें तो वहाँ हम देखते हैं कि जो बोया गया क्षेत्र है वो उसमें भूमि का परसेंटेज ज़्यादा है, जबकि वनों के अंतर्गत परसेंटेज कम पाया जाता है। तो इस तरीके से जो जलवायु है वो भी बहुत हद तक भूमि उपयोग के प्रारूप को प्रभावित करती है। इसी तरीके से तीसरा फैक्टर है फिजिकल फैक्टर, मिट्टी, सॉइल। कहीं पे अगर उपजाऊ भूमि है तो वहाँ पे बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जबकि वहीं अगर भूमि अनुपजाऊ है तो कृषि के अयोग्य भूमि या बंजर भूमि या परती भूमि के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से मिट्टी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ भूमि उपयोग का प्रारूप कैसे है। तो हर जगह पे क्लाइमेट के अनुसार, भू आकृति के अनुसार, मिट्टी के अनुसार जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। दूसरा हमारा है मानवीय कारक, यानी ऐसे कारक जिस पे मानव निर्मित कारक हैं। जैसे पहला है जनसंख्या घनत्व। अब जहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगी तो जनसंख्या का पेट भरने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए फसल की ज़रूरत होगी, अनाज की ज़रूरत होगी। तो ऐसे क्षेत्र में बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होगा वो ज़्यादा होगा, परसेंटेज ज़्यादा होगा। जबकि वहीं जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत क्षेत्रफल कम होगा, जबकि अन्य जो परती भूमि या बंजर भूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। जैसे हम राजस्थान में देखते हैं जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है तो वहाँ पे बंजर भूमि या जो फैलो लैंड है वो ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा संस्कृति और परंपराएं, जिन क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण संस्कृति पाई जाती है, वहाँ बोए गए क्षेत्रफल में परसेंटेज ज़्यादा होगा। जहाँ पे शहरी कल्चर है यानी कि अर्बन कल्चर या सिटी वाला कल्चर है, वहाँ पे जो कृषि के अयोग्य भूमि है उसमें परसेंटेज ज़्यादा होगा। जैसे गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि, जैसे सड़कों के अंतर्गत या रेलवे लाइन या जो भी सिनेमा हॉल या हम कह सकते हैं हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह के अंतर्गत क्षेत्रफल ज़्यादा लगा होगा, जबकि बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत जो क्षेत्र होगा उसका परसेंटेज कम होगा शहरी कल्चर में। तो इस तरीके से कल्चर के अकॉर्डिंग भी जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। तो ये जो
ये कुछ फिज़िकल फैक्टर और कुछ ह्यूमन मेड फैक्टर थे जो लैंड यूज़ पैटर्न को, यानी कि भूमि का किस उद्देश्य से यूज़ हो रहा है, उस पैटर्न को प्रभावित करते हैं। अब आगे देखते हैं भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप। तो यहाँ पे 2 पाई चार्ट दिया हुआ है, एक है 1960 से 61 का और दूसरा है 2014-15 का। तो यहाँ पे ये दोनों इसलिए दिया गया है ताकि हम कंपेयर कर सकें कि पिछले 50-60 साल में भूमि उपयोग में किस तरीके से परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन क्यों हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किन किन चीज़ों में कमी हुई है, यानी कौन सी कैटेगरी में कमी आई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी चारागाह, यानी चारागाहों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल था उसमें कमी आई है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो हमारी सभ्यता है वो ग्रामीण से शहरी की ओर बढ़ती जा रही है। लोग पशुओं को कम पाल रहे हैं, जिसकी वजह से चारागाहों की ज़रूरत कम हो रही है और इसीलिए स्थायी चारागाहों के अंतर्गत क्षेत्रफल कम हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं बंजर तथा कृषि के अयोग्य भूमि में कमी आई है, जो 18.11% से 5.5% हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें कमी आई है। तीसरा हम देखते हैं उपवन के अंतर्गत भूमि, यानी कि जो भी बाग बगीचे या जो जहाँ पे उद्यान वगैरह हैं, पार्क वगैरह हैं, वहाँ पे जो भूमि है उसके अंतर्गत कमी आई है और ये कमी नोट की जाती है 1.50 से 1, यानी कि इसमें बहुत माइनर कमी आई है, लेकिन कमी आई है। उसके अलावा कृषि योग्य बंजर भूमि में भी कमी आई है, जो 6.23% से घट के 4% हो गई है। उसके अतिरिक्त शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है उसमें भी कमी आई है, जो 46.26% से घट के 45.5% घटी है, यानी कि लगभग 1% घटी है। अब देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वनों के अंतर्गत वृद्धि हुई है। वनों के अंतर्गत जो एरिया था वो 18.11% था, जो बढ़ के 23.3% हो गया। कारण क्या है बढ़ने का या घटने का, ये आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखते हैं कि दूसरी कैटेगरी है गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्रफल, जिसमें वृद्धि हुई है। वृद्धि इसीलिए हुई है क्योंकि धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है, इसीलिए इस कैटेगरी में वृद्धि हुई है। 4.95% से 8.7% ग्रोथ हुआ है। उसके बाद देखते हैं पुरातन परती भूमि, यानी ऐसी भूमि जो 1 से 5 साल तक के लिए छोड़ दी गई थी। ऐसी भूमि में भी परिवर्तन हुआ है, पॉजिटिव चेंज हुआ है, जो कि 3.50 से बढ़ के 3.6% हो गया है, यानी 0.1% की वृद्धि हुई है पिछले 50 सालों में। उसके अलावा हम देखते हैं वर्तमान परती भूमि, यानी 1 साल के लिए जो भूमि छोड़ दी जाती है उसमें भी परिवर्तन हुआ है, पॉजिटिव चेंज हुआ है। ये परिवर्तन हुआ है 3.73% से 4.9% हुआ है, यानी इसमें भी लगभग 1% की वृद्धि हुई है। अब ये वृद्धि या कमी जो हुई है वो क्यों हुई है, यहाँ हम चर्चा करते हैं। दोनों जो तुलना की गई, दोनों वृद्धि की और कमी की पिछले 50 सालों में, तो उसकी तुलना करके ये समझ में आता है कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 लागू की गई थी, उसके अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया था कि कोई भी एरिया में संतुलित विकास तभी होगा या इन्वायरमेंट वहाँ का बैलेंस तभी होगा जब 33% भाग पे भूमि पे वन पाए जाएंगे। लेकिन जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकरण हो रहा है या कृषि का विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से भारत में ये परसेंटेज 33% नहीं है बल्कि 10% की कमी अभी भी है। इसमें ये 23% अभी है, जो पिछले 5 सालों में 18% से बढ़ के लगभग 23% हो गया है। अब यहाँ पे ये वृद्धि कैसे हुई है, क्या हमने वनों के अंतर्गत वृद्धि की है या पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए गए हैं। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जो वृद्धि हुई है वो वास्तविक अर्थों में अगर देखा जाए तो जो वनावरण है उसमें वृद्धि नहीं हुई है, यानी कि वनों के अंतर्गत या वृक्षों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है जहाँ एक्चुअल में वन हैं, एक्चुअल में वृद्धि इतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं हुई है, बल्कि ये जो भूमि
में वृद्धि हुई है यानी कि वनों में वृद्धि हुई है, वो भू राजस्व विभाग कहाँ वन लगाए जा सकते हैं ऐसी भूमि को भी वनों के अंतर्गत रखता है। यानी कि जहाँ पे वन नहीं है लेकिन जहाँ वन लगाए जा सकते हैं इन फ्यूचर, ऐसी भूमि को भी वो वनों की कैटेगरी में रखता है भू राजस्व विभाग। तो इसलिए यहाँ पे जो 18 से 23% जो 50 वर्षों में 5% की जो वृद्धि दर्ज की गई है वो एक्चुअल में वनावरण का नहीं है, यानी कि जहाँ एक्चुअल में वन है उसमें उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि वनों के अंतर्गत कितनी भूमि होनी चाहिए यानी जिसमें हम फ्यूचर में वन लगा सकते हैं, वो डिमार्केशन जो किया गया है, जो सीमांकन किया गया है उसमें वृद्धि हुई है। यानी एक्चुअल वन क्षेत्र में वृद्धि, वनावरण में वृद्धि नहीं हुई है बल्कि वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यानी कि उस भूमि का जिसका सीमांकन किया गया है कि इन फ्यूचर वहाँ वन लगाए जा सकते हैं, ऐसी भूमि में वृद्धि हुई है, न कि एक्चुअल जो फॉरेस्ट कवर है उसमें वृद्धि हुई है। दूसरा हम देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या और नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण जो गैर कृषि प्रयोजनों में भूमि है, यानी कि सड़क है, रेल, हॉस्पिटल, स्कूल या जो भी आवासीय क्षेत्र हैं जहाँ पे बस्तियाँ, सेटलमेंट पाए जाते हैं उद्योगों के अंतर्गत, इसके अंतर्गत भूमि में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, नगरीकरण बढ़ रहा है, उद्योगों की संख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। तो उसके लिए जो हमारी जो गैर कृषि प्रयोजनों में भूमि है वो ज़्यादा से ज़्यादा खींच रही है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इस उद्देश्य से भूमि का उपयोग किया जा रहा है और धीरे धीरे ये इस उद्देश्य से भूमि का जो उपयोग हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि बंजर तथा कृषि योग्य अयोग्य भूमि, स्थायी चारागाह या कृषि योग्य बंजर भूमि और उपवनों के अंतर्गत भूमि में जो कमी हुई है वो कमी जो की गई वो वन क्षेत्र में या गैर कृषि जो प्रयोजन है यानी कि सड़क, हॉस्पिटल वगैरह बनाए जा रहे हैं उसमें वृद्धि के उद्देश्य से की गई है। यानी स्थायी चारागाहों में कमी हुई है तो इधर वनों के अंतर्गत जो भूमि का डिमार्केशन किया गया है उसमें वृद्धि हुई है। कृषि योग्य बंजर भूमि में कमी हुई है तो वहीं पे उन भूमि पे सड़क का निर्माण या हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। उपवनों के अंतर्गत भूमि में कमी हुई है तो वहीं पे वन लगाने के लिए पेड़ पौधे लगाए गए हैं या डिमार्केट किया गया है कि इन फ्यूचर वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से एक तरफ जहाँ बंजर भूमि या कृषि योग्य भूमि या कृषि के योग्य भूमि जो बंजर भूमि है उसमें जो कमी हुई है वो सड़कों, हॉस्पिटल या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं उसमें ले लिया गया है। इसीलिए बंजर भूमि में कमी हुई है या कृषि योग्य या अयोग्य भूमि में कमी हुई है। तो दूसरी तरफ गैर कृषि प्रयोजनों में यानी स्कूल, कॉलेज, सड़क, हॉस्पिटल या उद्योग इन सब के या जो भी सेटलमेंट है इसमें भूमि में वृद्धि हुई है। यानी कि ऐसी भूमि पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। वहीं स्थायी चारागाह और उपवनों के अंतर्गत भूमि में जो कमी हुई है वहाँ पे उन क्षेत्रों को डिमार्केट कर दिया गया भू राजस्व विभाग द्वारा कि इन फ्यूचर वहाँ पे वन लगाए जाएंगे। तो एक तरफ जहाँ चारागाह और उपवनों के अंतर्गत भूमि में कमी हुई है वहीं वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है क्योंकि उसको डिमार्केशन में ले लिया गया है फॉरेस्ट के लिए। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो गहन कृषि की जा रही है, गहन कृषि यानी कि कृषि का क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, उसको कई बार जोता बोया जाएगा ताकि ज़्यादा अनाज का उत्पादन हो, उसको कहते हैं गहन कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अत्यधिक सिंचाई की जा रही है, बहुत ज़्यादा सिंचाई की जा रही है, रासायनिक खादों का उपयोग बहुत ज़्यादा की जा रही है जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में तो प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है लेकिन मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म होते जा रही है, जिसकी वजह से जो पुरातन परती और वर्तमान परती है उसके अंतर्गत भूमि में वृद्धि होती जा रही है। यानी कि जब भूमि की उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जा रही है तो हम उसको नेचुरली फिर फर्टाइल होने के लिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उसमें केमिकल या जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर चुके हैं। तो अब उपाय एक ही बचता है कि हम नेचुरली उसको फर्टाइल होने के लिए छोड़ दें क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति
ख़त्म हो चुकी है। तो इसीलिए बोए गए क्षेत्र में कमी हो रही है, तो वहीं परती भूमि में वृद्धि हो रही है, क्योंकि हम उसको नेचुरली फर्टाइल होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम देखते हैं कि जो इस तरीके से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, नगरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है, भूमि हमारी निम्नीकृत हो रही है। अब सबसे पहले हम देखते हैं भूमि निम्नीकरण होता क्या है। तो जो भूमि का जो हमारा मिट्टी का ऊपरी परत है या भूमि है, उसकी मात्रा या गुणवत्ता में कमी हो जाए तो उसी को भूमि निम्नीकरण कहते हैं। मात्रा में कमी यानी कि ऊपर की लेयर कट जाए, चाहे हवा से या पानी से कैसे भी कट के हट जाए वहाँ से मिट्टी का कवर, तो उसकी मात्रा में कमी हो गई, यानी कि क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन हो गया। दूसरा क्वालिटेटिव डिग्रेडेशन, यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाए, यानी कि मिट्टी तो एज इट इज़ रहे लेकिन उसकी उर्वरा शक्ति, उसका फर्टाइल लेवल कम हो जाए, तो उसको कहते हैं भूमि निम्नीकरण, यानी कि भूमि में कमी हो जाना, चाहे उसकी मात्रा में कमी हो, चाहे उसकी गुणवत्ता में कमी हो जाए, चाहे क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन हो, चाहे क्वालिटेटिव डिग्रेडेशन हो। अब भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो वनों का कटाव करने की वजह से बहुत ज़्यादा भूमि खराब हो रही है, क्योंकि वन जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, और जब पेड़ पौधे कट जाते हैं तो धीरे धीरे जो मिट्टी होती है वो ढीली हो जाती है, और हल्के से भी पानी या बाढ़ से या हवा से मिट्टी कट जाती है, ऊपर से उसकी एक परत ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होने लगता है। इस तरीके के जो मिट्टी का कटाव हो रहा है वो उड़ीसा राज्य में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। दूसरा है खनन के कारण। तो जहाँ भी खनन क्षेत्र है वहाँ पे हम जब खनन करते हैं तो उसकी वजह से आसपास की जो भूमि है, एक तो उस पे जो खनिज के छोटे छोटे कण हैं वो फैल जाते हैं, जिसकी वजह से उस पे खनिजों की पूरी एक लेयर हो जाती है। लेयर बनने के कारण जो पानी जब बरसता है तो पानी रीस के नीचे मिट्टी में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से मिट्टी का जल अवशोषण की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, और मृदा जल में यानी कि मिट्टी में जो जल पाई जाती है 25% वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति ख़त्म होने लगती है। दूसरी तरफ जब हम खादान खोदते हैं तो आसपास की जो मिट्टी है वो भी ढीली हो जाती है, और हल्की सी हवा चलने से भी वो उड़ जाती है। तो इस तरीके से खनन के कारण मिट्टी में क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव डिग्रेडेशन भी होता है। इस तरीके का डिग्रेडेशन झारखंड, जो भी खनिज वाले क्षेत्र हैं जहाँ भी खनन होता है ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है या उसकी उर्वरा शक्ति ख़त्म हुई है। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा पशुचारण की वजह से भी भूमि में कमी होती है, भूमि निम्नीकृत होती है। यानी कि जब पशु बहुत ज़्यादा चरते हैं तो उनके खुर से लग के मिट्टी उखड़ जाती है और ढीली हो जाती है, जिसके कारण वो आसानी से उसका इरोज़न हो जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी कट जाती है, भूमि निम्नीकृत हो जाती है। इस तरीके की भूमि निम्नीकरण की समस्या वहीं पाई जाती है जहाँ पशुपालन बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पशुपालन होता है और पशुओं को खुले में चराया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, उनके खुर से भूमि ढीली हो रही है और कट रही है। उसके अलावा अत्यधिक सिंचाई के कारण जो हमारी भूमि है वो निम्नीकृत हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब हम सिंचाई करते हैं तो एक तो पानी की वजह से मिट्टी ढीली होकर बह जाती है। दूसरा, जब बहुत ज़्यादा पानी हम भर देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो जल जमाव की स्थिति होती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाती है, यानी कि मिट्टी के जो थर्ड लेयर में जो चूना है वो चूना ऊपर आ जाता है और मिट्टी को अम्लीय कर देता है। इस तरीके की समस्या वहीं होती है जहाँ हरित क्रांति का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। अब हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हरित क्रांति के अंतर्गत जो पैदावार थी उसको बढ़ाने की कोशिश की गई, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई की गई। अब इसी बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से, अत्यधिक सिंचाई करने की वजह से वहाँ ये सॉइल डिग्रेडेशन या लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो अत्यधिक सिंचाई की वजह से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि लवणीय हो गई है, क्षारीय हो गई है और भूमि का अपरदन भी हो रहा है।
इसके अतिरिक्त उद्योगों से निकलने वाले धूल और गंदे पानी का भी आसपास की ज़मीन पे जब हम विसर्जित करते हैं, यानी उद्योगों से जो भी केमिकल से युक्त जो पानी है वो आसपास की भूमि पे जब हम डालते हैं तो वो भूमि में केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो भूमि है, मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो गंदा पानी है उसमें खनिजों के जो अंश होते हैं वो जब फैल जाते हैं तो पूरी भूमि पे एक परत बिछ जाती है खनिजों के छोटे छोटे जो कण हैं उनकी, जिसकी वजह से भूमि की जो पानी सोखने की क्षमता है वो घट जाती है, जिसकी वजह से हमारी भूमि ख़राब होने लगती है। इस तरीके की समस्या वहीं आती है जहाँ पे उद्योगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जैसे अपने कानपुर में है या फिर जो भी ऑयल रिफाइनरी है उसके आसपास, या जहाँ भी लौह इस्पात उद्योग हैं, जैसे जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ पे लौह इस्पात उद्योग हैं, तो उसके आसपास इस तरीके की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि भूमि संरक्षण के उपाय क्या हैं, लैंड कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो चूँकि वनों का कटाव करके लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था, तो हम यहाँ वनारोपण करके हम उसका संरक्षण कर सकते हैं, यानी अधिक से अधिक मात्रा में जब हम वन लगाएंगे तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें मिट्टी को जकड़ेंगी और मिट्टी को जकड़ के रखेंगी, जिसकी वजह से उसका डिग्रेडेशन या अपरदन, इरोजन कम होगा। दूसरा है चारागाहों का उचित प्रबंधन तथा पशुचारण पर रोक, यानी कि जो खुले में हम पशुओं को चरा रहे हैं उसको हम रोकें, उसको नियंत्रित करें और पशुओं के लिए एक स्थायी चारागाह बनाएं और पशुओं को उसी चारागाह में ही केवल चराएं, ताकि हमारी आसपास की जो भूमि है वो ख़राब ना हो, बल्कि केवल पशुओं को चारागाहों से चारा काट के और खिलाया जाए, जिससे हमारी भूमि अपरदित होने से बच जाए, डिग्रेड होने से बच जाए। तीसरा है पेड़ों की रक्षक मेखला, यानी कई बार ऐसा होता है कि जो भूमि हमारी कटती रहती है तो बीच बीच में अगर हम पेड़ लगा देते हैं तो अगर बहुत तेज़ी से बाढ़ आती है तो वो दो काम करता है जो रक्षक मेखला है। एक तो जो बाढ़ का पानी है उसकी स्पीड को कम करता है, जिससे कि इरोजन रेट कम हो जाता है, और दूसरा उस बाढ़ के पानी से जो मिट्टी बह के जा रही है उस रक्षक मेखला की वजह से वहीं स्टॉप हो जाती है, वहीं रुक जाती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है उसका अपरदन कम होता है, उसका रेट डाउन हो जाता है। तीसरा है चौथा है रेतीले टीलों के विस्तार को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर रोकना, यानी कि जो रेत होती है वो बहुत हल्की होती है, हल्की हवा चलती है और पूरी रेत उड़ जाती है, तो ऐसे उड़ के एक तो रेत वहाँ से ख़त्म हो रही है, उसकी ऊपर की लेयर ख़त्म हो रही है, दूसरा वो रेत आसपास की जो उपजाऊ भूमि है में ऊपर पड़ जाती है, जम जाती है, जिसकी वजह से जो उपजाऊ भूमि है वो भी अनुपजाऊ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रेत का जो विस्तार हो रहा है, जो रेतीली भूमि है, रेत के जो टीले हैं उनका विस्तार जो हो रहा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं कि वहाँ पे अब चूँकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में कोई और वन तो लगाए जा नहीं सकते हैं, तो कटीली झाड़ियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में कटीली झाड़ियों की पूरी श्रृंखला अगर हम बना दें तो जो कटीली झाड़ियाँ हैं वो एक तो हवा की स्पीड को रोकेंगी, जिससे मिट्टी का जो उड़ने की जो दर है, अपरदन की जो दर है वो कम होगी, और दूसरा जो मिट्टी उड़ रही होगी, जो रेत उड़ रहा होगा वो उस कटीली झाड़ियों में फंस के वहीं रह जाएगा, वहीं रुक जाएगा, आगे की जो उपजाऊ भूमि में है उपजाऊ भूमि पे जमा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी उपजाऊ भूमि है वो सुरक्षित रह जाएगी। इसके अतिरिक्त बंजर भूमि में का उचित प्रबंधन, यानी कि जो बंजर भूमि में है जहाँ पे पानी की कमी है, ऐसी भूमि पे हल्की स्प्रिंकल सिंचाई करके हम थोड़ा बहुत अनाज उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि जो भी कम जल में उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें हैं, चारा वगैरह है, वो हम बो के इस बंजर भूमि का हम उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा खनन पर नियंत्रण, जो भी खनन किया जा रहा है उसकी वजह से हमारी भूमि ढीली हो रही है या जो आसपास का जो क्षेत्र है वो ख़राब हो रहा है, तो इस तरीके के जो खनन की गतिविधियां हैं उसको हम रोकें, सीमित करें, जिसकी वजह से हमारा भूमि संरक्षित हो सके। इसके अलावा जो औद्योगिक कचरे हैं उनको भूमि में डालने से पहले हम उसको रिफ़ाइन करें, यानी कि उसके जो गंदगी है उसको अलग करके हम अलग से डंप करें, और जो निकला हुआ जो रिफ़ाइन वाटर है वही हम भूमि में डालें, जिससे हमारी जो भूमि है वो डिग्रेड होने से बच जाए।
तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे अच्छे वीडियो डालने के लिए। थैंक यू।